विनोद बलिया शहर के एक छोटे से कस्बे में अपने खानदान के साथ रहता था। उसमें उसके 4 बेटे और बीवी उर्मिला थी। अभय सबसे छोटा और भोला भाला लड़का था। अजी, आप तो अभय के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी उसी के बारे में सोचता हूँ। तीनों बेटे तो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिंदगी की बहुत फिक्र होती है मुझे। हाँ तो कुछ कीजिए, या फिर इसकी कुंडली दिखाकर शादी करा दीजिए, जिससे शायद इसका मुस्तकबिल बन जाए। एक दिन बहुत गुस्से में अभय का बड़ा भाई उसे डांटकर खेतों में ले जाता है और वहाँ मजदूरी करवाता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब्बू, हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे। दिन भर न जाने कहाँ घुमा करते हैं और बीमार पड़ते हैं। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? अभय तो अपने भाइयों के कहने पर खेतों में ही काम करता है, तो तुम लोग उसका ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? माँ जी, हम भी जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। इतना ही है तो आप ही ख्याल रखिए। हाँ माँ जी, हमसे तो ये सब नहीं होगा। विनोद घर का ऐसा माहौल देखकर अभय के लिए जल्दी से लड़की ढूंढने लगता है। फिर उसे दूर के कस्बे में गुड़िया नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ उसका विवाह तय हो जाता है। अब्बू, आप मुझे इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? मेरे बिना आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं तेरा एक बड़े और अच्छे खानदान में रिश्ता तय करके आया हूँ। लड़का बहुत ही नेक दिल और मासूम है। ठीक है, जैसा आप चाहें अब्बू। फिर कुछ वक्त बीत जाता है और गुड़िया की शादी अभय के साथ हो जाती है। गुड़िया अच्छे से ससुराल को संभालती है और साल बीतते जाते हैं। फिर घर का माहौल देखकर एक दिन, अजी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू करते? आपके भाई आपके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। नहीं गुड़िया, ये मेरे भाइयों की मोहब्बत है। मैं उनसे जुदा होकर काम नहीं करूँगा। मुझे खेती के अलावा और कुछ काम आता ही नहीं है। अभय के इतना बोलने पर गुड़िया चुप हो जाती है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव में बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से उनकी खेती नहीं हो पाती है। फिर तीनों भाई दूसरा काम करने निकल जाते हैं। अब्बू, अभय को कहिए कोई काम करे, नहीं तो हम इन्हें बिठाकर जिंदगी भर नहीं खिला पाएंगे। बहू, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके लिए। अरे दीदी, इनसे क्या कहती हो? ये तो खुद ही बैठकर तीनों बेटों के भरोसे खा रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? ये सब सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर अगले ही दिन अपने ससुर से एक बात की इजाजत मांगती है। अब्बू, मैं इनके साथ अपने अब्बू के यहाँ जाना चाहती हूँ। वहाँ पड़े खेत में मेहनत करके हम अपना गुजारा करेंगे। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो। अगले ही दिन अभय से बात करके गुड़िया अपने अब्बू के यहाँ चली जाती है और अभय वहाँ खेती करने लगता है। उस खेत की मिट्टी में आलू की उपज बहुत अच्छी होती है। इस खेत में तो आलू की फसल बहुत बेहतरीन होगी। हाँ तो आप उसी की खेती कर दीजिए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अभी बाजार में आलू बहुत महंगे हैं। अभय आलू की खेती करता है। 2 महीने बाद आलू की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन पूरे ही शहर में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए बाजार में आलू के भाव बहुत गिर जाते हैं। गुड़िया, ये क्या हो गया? हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। जो पैसे हमने लगाए, लगता है वो भी निकलना नामुमकिन है अब। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग कुछ सोचते हैं। वहाँ रखे आलू के ढेर में से एक आलू लुढ़क कर गुड़िया के पास जाकर रुक जाता है। गुड़िया उसे देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसे फ्राइज बनाने का आइडिया आता है। गुड़िया बहुत सारे आलूओं के फ्राइज बनाती है और अपने अब्बू और अभय को देती है। वो लोग बहुत चाव से खाते हैं और फिर कहते हैं, सच में फ्राइज तो बहुत ही लजीज हैं। उसी शाम गुड़िया बाजार से सब्जी लेने जाती है। वहाँ पर उसे एक ठेले पर आलू के फ्राइज बिकते दिखते हैं, जहाँ अच्छे घरों के लड़के शर्म के मारे नहीं जा पा रहे थे। मैं एक आलू फ्राइज बनाने का छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। गुड़िया और अभय कुछ पैसे कर्ज लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और गुड़िया आलू के फ्राइज बनाने लगती है, जहाँ अब अच्छे अच्छे घरों से लड़के लड़कियाँ और फैमिलीज भी आने लगती हैं। आपके यहाँ के फ्राइज बहुत टेस्टी हैं। हमें स्ट्रीट साइड के फ्राइज खाने से बहुत डर लगता था।
ये सब सुनकर गुड़िया बेहद खुश होती है। कुछ दिन तक वो अकेले ही फ्राइज बनाती है और सारे फ्राइज बिक जाते हैं। फिर फ्राइज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाने से गुड़िया को अकेले काम करने में परेशानी होने लगती है। तभी अरे भाई, तुम लोग भी इसकी मदद करो कुछ। हाँ जरूर। रात होती है और गुड़िया अपने घर जाकर सो जाती है। गुड़िया को घर के कामों की वजह से रेस्टोरेंट आने में देर हो जाती है। इधर दुकान पर बहुत सारे आलू कट कर रखे हुए थे। जब गुड़िया दुकान आती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे, इतने सारे आलू काट कर रखे हुए हैं। लगता है इन्होंने किया होगा, क्योंकि वो जादुई फ्राइज होते हैं। इसलिए वो खुद ब खुद जल्दी जल्दी बनकर प्लेट में भी बैठ जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से कस्टमर्स को सर्व करती है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है और गुड़िया के जादुई फ्राइज शहर में बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे पूरे शहर में जगह जगह ब्रांच खुल जाते हैं। शहर में बहुत जगह ब्रांच होने से गुड़िया और अभय मिलकर बिजनेस संभालते हैं और वो शहर के लोगों को भी रोजगार पर रख लेते हैं। अब अभय के भाई भी अपनी गलती पर अफसोस करते हैं। वो उनके पास मुआफी मांगने आते हैं। अभय उन्हें भी काम पर लगा देता है। कस्टमर्स को कभी भी फ्राइज की कमी होती तो वो उड़कर कस्टमर्स के पास पहुंच जाते और कस्टमर्स को ये बात पता भी नहीं चलती थी। गुड़िया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। ये तो आपकी मेहनत है। एक कॉलेज के बाहर पप्पू का एक स्नैक्स का सेंटर था। वो अपने स्नैक सेंटर पर पिज्जा भी फरोख्त करता था और मैगी भी। एक मैगी देना भाई। हाँ, अभी देता हूँ। एक वेजिटेबल पिज्जा देना। एक्स्ट्रा चीज। हाँ, एक्स्ट्रा चीज। वैसे तो पप्पू का स्नैक सेंटर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन क्योंकि वो एक कॉलेज था तो वहाँ आसपास कई और स्नैक्स के सेंटर थे। पप्पू हमेशा सोचा करता था कि कैसे वो अपने कारोबार में इजाफा करे। एक रोज उसका एक दोस्त उसकी दुकान पर आया। अरे पप्पू भाई, जरा हमें भी एक पिज्जा खिलाओ। हाँ हाँ, अभी लो। मुझे कोई आम पिज्जा नहीं चाहिए। तो कैसा पिज्जा चाहिए तुमको? हमें अपने पिज्जा में सब कुछ चाहिए, सब्जी, पनीर और मैगी भी। क्या पिज्जा में मैगी? हाँ हाँ, तुम तो मुझसे वाकिफ हो। मुझे मैगी भी खाना है और पिज्जा भी खाना है। लेकिन पिज्जा पर मैगी कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, तुम बनाकर तो देखो। विक्रम की बात सुनकर पप्पू ने पिज्जा मैगी बनाना शुरू किया। उसने पिज्जा के बेस के ऊपर मैगी डाली और उस पर ढेर सारी टॉपिंग्स और चीज डाला। अब ये हुई ना बात। पप्पू ने ये मैगी पिज्जा ओवन में डाला और दोनों इंतजार करने लगे पिज्जा के पकने का। मैगी पिज्जा की खुशबू तो बहुत मस्त आ रही थी। वाह, क्या खुशबू है। पप्पू ने कुछ देर बाद वो पिज्जा बाहर निकाला। मैगी पिज्जा दिखने में तो बेहद लजीज था। लाओ लाओ लाओ। पप्पू ने पिज्जा काटा और विक्रम को दिया। विक्रम ने पिज्जा चखा। वाह, बहुत खूब, क्या जायका है। मैं नहीं कहता था कि कमाल होगा? कमाल, बेमिसाल। वाह वाह, इतना अच्छा है। हाँ भाई, तुम भी खाकर देखो। पप्पू ने भी अपना बनाया हुआ मैगी पिज्जा खाया और उसे भी वो बेहद पसंद आया। अरे भाई, ये तो एकदम नई डिश बन गई। विक्रम और पप्पू मैगी पिज्जा खा रहे थे, तभी वहाँ 3 खरीदार आए। अरे ये कौन सा पिज्जा है? मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा? हमें भी एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने एक और मैगी पिज्जा बनाने के लिए रख दिया। जब वो बना रहा था तब कुछ और खरीदार आए। उन्होंने भी मैगी पिज्जा की फरमाइश दी। पप्पू एक के बाद एक मैगी पिज्जा बनाने लगा। वो पिज्जा बनाता और ओवन में डालता और फिर काट कर खरीदारों को दिया करता। ये तो मस्त है। मजा आ गया। पप्पू भैया बेहद लजीज है। शुक्रिया। अरे पप्पू भाई, तरकीब तो मेरी थी ना? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी ही तरकीब थी। शुक्रिया मेरे दोस्त। पप्पू ने विक्रम को गले लगाया। उस रोज से पप्पू का मैगी पिज्जा काफी फरोख्त होने लगा। अब पप्पू खुश था। एक मैगी पिज्जा। एक मैगी पिज्जा। मैगी पिज्जा के लिए पप्पू के स्नैक सेंटर पर हुजूम लगा रहता था। कुछ रोज बाद पप्पू ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने पिज्जा सेंटर को बड़ा बना दिया। वाह भाई, इतना बड़ा पिज्जा पार्लर। हाँ भाई, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। उस रोज तुम्हारे मैगी पिज्जा की तरकीब ने तो कमाल ही कर दिया। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं भाई,
लेकिन मुझे हमेशा मुफ्त में पिज्जा खिलाना होगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। पप्पू का बड़ा पिज्जा पार्लर खुल गया। अब खरीदार अंदर बैठकर खाते थे, सब कुछ दुरुस्त था। लेकिन पप्पू के बगल में एक स्टॉल था, विनोद का। विनोद सालों से फ्रैंकी और पिज्जा फरोख्त कर रहा था। ये कल का लौंडा हमारे पीछे आया, इसने इतना बड़ा पिज्जा पार्लर डाल दिया। बॉस, उसके मैगी पिज्जा की तरकीब जम गई। हाँ, लेकिन उस मैगी पिज्जा में ऐसा क्या है? कुछ खास तो नहीं है। तो हम भी बनाते हैं मैगी पिज्जा और उससे कम दाम में फरोख्त करेंगे। ये हुई ना बात बॉस। हाँ, अब मजा आएगा। विनोद ने कम दाम में मैगी पिज्जा फरोख्त करने की तरकीब निकाली। वहाँ पप्पू के पिज्जा पार्लर में मैगी पिज्जा 100 रुपए का था। हम 80 रुपये में मैगी पिज्जा फरोख्त करेंगे। उस रोज विनोद ने अपने स्टॉल के बाहर तख्ती लगाई, मैगी पिज्जा 80 रुपए में। और कम दाम देखकर नौजवान विनोद के स्टॉल पर आए। एक मैगी पिज्जा देना। मुझे भी मैगी पिज्जा देना। अब सारे नौजवान मैगी पिज्जा खाने विनोद के स्टॉल पर जाने लगे। ये हुई ना बात छोटू, अब हम पूरा बाजार खा जाएंगे। पप्पू के स्नैक शॉप पे आहिस्ते आहिस्ते खरीदार कम आने लगे और अब पप्पू को फिक्र होने लगी कि वो क्या करे। मैं भी दाम कम करके देखता हूँ। उसी रोज पप्पू ने भी नई तख्ती लगाई, मैगी पिज्जा 70 रुपए। विनोद ने पप्पू की तख्ती देखी। 70 रुपये? अब देख। विनोद ने 50 रुपए का दाम लगा दिया और एक मर्तबा फिर खरीदार विनोद के ठेले पर जाने लगे। अब पप्पू परेशान हो गया। 50 रुपये से कम दाम कैसे रखूं? मेरा नुकसान हो जाएगा। पप्पू सोच ही रहा था कि तभी तेज हवा बहने लगी। हवा ने शक्ल अख्तियार किया, एक देवी का। पप्पू, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आज से तुम जो भी मैगी पिज्जा बनाओगे वो बहुत बड़ा बन जाएगा। उससे तुम्हारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। इस मुनाफे का एक हिस्सा तुम गरीबों में दान करना। तुम्हारा कल्याण हो। पप्पू की कुलदेवी ने उसके पिज्जा अवन पर कुछ जादू किया और वो गायब हो गई। पप्पू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कुछ देर बाद उसके पार्लर में एक खरीदार आई। भैया, एक मैगी पिज्जा देना। पप्पू ने हमेशा की तरह मैगी पिज्जा बनाया और अवन में डाल दिया। अवन में डालते ही पिज्जा का साइज बढ़ने लगा। वो पिज्जा अवन के जितना बड़ा हो गया। पप्पू और वो लड़की दोनों हक्के बक्के रह गए। ये क्या जादुई है? जादुई मैगी पिज्जा। पप्पू ने वो बड़ा सा पिज्जा बाहर निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। मुझे तो सिर्फ एक ही टुकड़ा चाहिए। फिर पप्पू ने एक एक करके सारे टुकड़े अलग अलग खरीदारों को फरोख्त कर दिए। पप्पू की जादुई पिज्जा की बात आग की मानिंद फैल गई और फिर खरीदारों की भीड़ लग गई। एक पिज्जा का स्लाइस कितने का? 30 रुपये का। पप्पू एक पिज्जा के 6 स्लाइस करके अच्छा खासा कमाने लगा। रात को उसे कुलदेवी की बात याद आई। इसकी कमाई का एक हिस्सा मुझे ज़कात में देना है। तो पप्पू ने एक हिस्सा अलग किया और वो पैसे लेकर वो मंदिर के पास गया। उस पैसों से उसने खाना खरीदा और गरीबों को खिलाया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। और इसी तरह ये नेकी का सिलसिला चलता रहा। पप्पू जादुई मैगी पिज्जा फरोख्त कर अच्छे पैसे कमाता और उसमें से एक हिस्सा गरीबों को ज़कात में देता। और वहाँ विनोद अपने बाल नोचता रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पप्पू का पिज्जा खुद ब खुद बड़ा कैसे हो जाता है। जादू की बरकत पप्पू को हासिल हुई क्योंकि वो नेक था और उसके जरिए नेकी आगे बढ़ सकती थी। सोनपुर गांव बांस की खेती के लिए मशहूर था। वहाँ पर सालों से बांस की बहुत अच्छी खेती होती थी। दिनेश का भी एक छोटा सा बांस का खेत था। उसका बेटा राजेश भी उसके साथ काम करता था। अरे राजेश, हमारे लिए जो बम्बुओं का ऑर्डर आया था, क्या तुमने उसे रुखसत करवा दिया है? अरे हाँ अब्बू, मैंने तो कल शाम को उसे रुखसत करवा दिया था। अगर सही वक्त पर उनका सामान पहुंच जाएगा तो हमारे पैसे भी जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे। शाम हो जाती है और दिनेश के घर के बाहर बांस से लदा हुआ एक ट्रक खड़ा होता है। क्या हुआ? ये ट्रक वापस कैसे आ गया? इसे तो वहाँ उतार कर पैसे लेकर के आना चाहिए था। दिनेश अंदर से राजेश को बुलाता है। राजेश अंदर से आता है। वो बहुत दुखी लग रहा होता है। राजेश, इधर देखो, ये ट्रक तो वापस लौट आया। अरे हाँ अब्बू, मुझे पता था। मुझे शहर से बम्बू फरोख्त करने वालों का फोन आया था। उन्हें हमारे से कम पैसे में कहीं बम्बू मिल रहा है
इसीलिए अब वो हमसे फरोख्त नहीं करेंगे। पर वो बिना इत्तला दिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें पैसों की कितनी जरूरत है। अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या? तुम उनसे कहो कि वो हमसे बम्बुओं को कम पैसों में फरोख्त कर ले। पर अब्बू मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर वो किसी भी वजह से हमारे बम्बुओं को फरोख्त नहीं करना चाहते। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं उन्हें आधी कीमत पर बम्बुओं को बेच दूंगा, पर वो माने ही नहीं। दिनेश और राजेश को इस धंधे से बहुत उम्मीद थी। कुछ दिनों से उनका कारोबार वैसे भी ठीक नहीं चल रहा था और अब इतने बड़े ऑर्डर के वापस आ जाने से उनको धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। एक दिन राजेश दिनेश के पास जाता है और कहता है, अरे अब्बू आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया कि अब हम इतने सारे बम्बुओं का करेंगे क्या। अच्छा बताओ क्या करोगे? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने तो अपने सारे दोस्तों से मदद मांगने के बारे में भी सोच लिया, पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। सबकी माली हालत बहुत ही खराब है। बाजार में बम्बुओं की कीमत भी कम होती जा रही है। इसीलिए अब्बू हमने इस बात पर गौर किया कि आज से हम बम्बुओं का कारोबार नहीं करेंगे। अरे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या? हम और क्या कर पाएंगे? अरे अब्बू हम पिज्जा बनाएंगे। हाँ? क्या पिज्जा? वो कैसे? अब्बू शहर से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। जब हमने उसे अपने हालात बताए तो उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। शहर में पिज्जा की बहुत ही मांग है, अलग अलग तरह के पिज्जे बनते हैं। उसमें से जवानों का एक पसंदीदा चीज है बम्बू पिज्जा। उसमें बम्बुओं को अंदर से खोखला करके पिज्जा बना दिया जाता है। हम भी बम्बू पिज्जा का कारोबार शुरू कर देते। पर बेटा हमें तो ऐसे कारोबार के बारे में जरा भी मालूमात नहीं है। अरे अब्बू आप फिक्र मत करो, अरे मेरे दोस्त ने कहा है वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। राजेश दिनेश के साथ मिलकर बम्बू से पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करता है और फिर धीरे धीरे बांस पर पिज्जा बनाना सीख जाते हैं। उसके बाद वो तय करता है कि वो एक दुकान बनाएगा। राजेश और दिनेश मिलकर बांस से एक छोटा सा होटल बनाते हैं और उस होटल के दरवाजे से लेकर खिड़कियां, टेबल, कुर्सी सब कुछ बांस का बना होता है। शुरू में तो उनके होटल में कोई नहीं आता है, पर एक दिन कॉलेज के 2 लड़के उनके होटल में आते हैं। अरे भाई बहुत सुरेश, कितना ही बेहतरीन होटल है। ये तो पूरा बांस से बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ हमारी स्पेशलिटी है बम्बू पिज्जा। तो दुरुस्त है, चलो हम भी बम्बू पिज्जा को ट्राई करके देखते हैं। हाँ दुरुस्त कहा, मैं उसे ऑर्डर देता हूँ। वो दोनों बांस पर बने पिज्जा यानी बम्बू पिज्जा का ऑर्डर करते हैं। अरे विवेक, तूने गौर किया कि यहाँ पर सारे कुर्सी टेबल भी बम्बू के ही बने हुए हैं और देख बम्बुओं से सजावट भी कितनी अच्छी की है यार। आज प्लास्टिक के जमाने में ये इको फ्रेंडली होटल तो बहुत ही बेहतरीन है। हम सब लोगों को ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस होटल के मालिक से बात करता हूँ कि उन्हें ऐसा होटल बनाने का तरीका कहाँ से आया। विवेक और सुरेश दिनेश को बुलाकर उससे सवाल पूछते हैं। अरे यकीनन आपका होटल बहुत ही खूबसूरत है, आपने ये सब कैसे किया? दिनेश उन दोनों को अपनी पूरी दास्तां बताता है। विवेक और सुरेश उससे बहुत मुतासिर होते हैं। क्या आपका कारोबार ठीक चल रहा है? क्या आप मुनाफा पा रहे हैं? यकीनन अभी तो हम मुनाफे में बिल्कुल नहीं हैं, पर यकीन करता हूँ कि आगे चलकर मुझे इससे फायदा बहुत जरूर होगा। हाँ, आप सब में से अलग हैं, आपको मुनाफा जरूर होगा। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारा एक YouTube चैनल है जिनमें हम अलग अलग चीजों को डालते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने YouTube चैनल पर आपकी इस होटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और Instagram पर भी। इस तरह से और भी लोगों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपके होटल के बारे में जानकारी मिलेगी और आप बहुत मशहूर हो जाएंगे। सुरेश और विवेक बांस पर बना पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा उन्हें बहुत लजीज लगता है और वो लोग अपने दोस्तों के लिए बहुत सारा पिज्जा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद अगले दिन वो अपने सारे दोस्तों को लेकर उसके होटल का अच्छा सा वीडियो बनाते हैं और बांस पर बनने वाले पिज्जा की रेसिपी भी शूट करते हैं। उसके बाद वो उसे अपने YouTube चैनल पर डालते हैं। भाई तुम लोग हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो और मैं इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं अंकल,
ऐसी चीजों को तो मशहूर करना ही चाहिए। आज के जमाने में हम नौजवानों को इको फ्रेंडली और आबो हवा को नुकसान ना पहुंचाने वाली चीजों की ही बहुत जरूरत है। इन वीडियो से हमें जो भी फायदा होगा वो हम आपको दे देंगे। अरे विवेक, देखो बम्बू पिज्जा की रेसिपी पे तो 1 लाख लोगों के व्यूज आ गए हैं दोस्त। 10,000 लाइक और 1000 कमेंट भी हैं। ये तो हमारी YouTube चैनल की सबसे मशहूर वीडियो बन गई है। और अब इस इको फ्रेंडली होटल के बारे में बहुत सारे लोग जान जाएंगे। अंकल, अब आप मशहूर होने वाले हो। इस तरह से उन दोनों द्वारा शुरू किया गया बांस से बना पिज्जा वाला होटल फेमस हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलते हैं और इस तरह से बांस पर बने इको फ्रेंडली पिज्जा को पूरे देश में मशहूर कर देते हैं।